हे एवरीवन, ये जो स्लाइड दिख रहा है डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, इस यही हम लोग का चल रहा था। इसको हम थोड़ा और एक बार रिवाइज करवाना चाहेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने का है। इसलिए हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट भी किए हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये जान लिया था कि हम लोग एसिड को बेसिसिटी के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं 3-4 टाइप में, मतलब मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, टेट्रा बेसिक, इस तरीके से। तो मोनो बेसिक और डाई बेसिक हम लोग कर चुके थे। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा था कि बेसिसिटी होता क्या है कि कोई एसिड का एक मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, वो उसका बेसिसिटी होता है। जैसे कि मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल हम लोग को याद रखना है क्योंकि ऑब्वियसली एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोनोबेसिक एसिड जो होता है वो सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, और हम लोग जानते हैं जब इसको बेस के साथ हम लोग मिलाएंगे तो ये सिर्फ एक नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एसिटिक एसिड के बारे में क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हाइड्रोजन का जो नंबर होता है, ज़रूरी नहीं है कि जितना हाइड्रोजन का नंबर है वही उसका बेसिसिटी हो। जैसे कि एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन है मगर ये मोनोबेसिक है। ओके, तो फिर क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है वो सिर्फ आयोनाइज होता है। पर किस केस में? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस केस में। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में ये वैलिड नहीं होता। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं HBr, HI, HCl, इन सब में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, पर फिर भी ये सारे हाइड्रोजन आयोनाइज हो रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। फिर डायबेसिक एसिड में 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं। ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में होता है इसीलिए इसमें 2 तरह के सॉल्ट बनते हैं, एक एसिडिक सॉल्ट और दूसरा नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं जिनमें कोई भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुके होते हैं। ये जो है ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका है, इसीलिए इसको नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे। और ये जो एसिडिक सॉल्ट है इसमें अभी भी एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बताए थे कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ P, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो यूज़ कर लिया, तो कितना ऑक्सीजन बचा? 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो हम लोग इन दोनों का पेयरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे OH, फिर इन दोनों का पेयरिंग कर देते हैं OH। अब ऑक्सीजन बचा है नहीं, हाइड्रोजन अकेले जाएगा। तो इस तरीके से कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है? सिर्फ 2। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डायबेसिक हो जाएगा H3PO3, जबकि इसमें 3 हाइड्रोजन है फिर भी ये डायबेसिक होगा। और एक और शॉर्टकट ट्रिक बताए थे क्या, कि हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन का जितना नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से 1 माइनस कर दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 3। तो जो नंबर कम रहेगा उसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ 2 कम है तो 2 को लेंगे। इस तरीके से हम लोग देखे थे, अगर हाइड्रोजन का नंबर कम आता तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, मतलब जो कम आता है उसको हम लोग लेते हैं। अगर 1 आता तो मोनोबेसिक हो जाता है, 2 आता तो डायबेसिक। अब ट्राइबेसिक एसिड देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है COOH, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। COOH, CH3 COOH, इसमें एक OH है एसिटिक एसिड, तो ये था मोनोबेसिक। डायबेसिक ये हम लोगों ने देखा था COOH होल ट्वाइस, ये था डायबेसिक। और ये देखो इसमें है COOH होल ट्राइस, तो ये है ट्राइबेसिक। सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम लोग फार्मूला जो चीज़ हम लोग इसका डायग्राम बना के भी देख सकते हैं या फिर ऑक्सीजन से 1 माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से चेक कर लेते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो हम लोग सीखे हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो उसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लिख दिए। अब 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचा है, तो पेयरिंग करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे जो तीनों हाइड्रोजन है तीनों के तीनों ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसीलिए ये ट्राइबेसिक का एग्जाम्पल है। अब हम लोग जो दूसरा तरीका सीखे हैं उससे ट्राई करते हैं। ऑक्सीजन से 1 माइनस किए 3, हाइड्रोजन का नंबर 3, तो मिनिमम क्या हुआ? मिनिमम 3 हुआ, तो ये ट्राइबेसिक हो गया। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में होगा।
जैसे कि मोनोबेसिक जो था वो एक ही स्टेप में आयोनाइज हो जाता था, डाईबेसिक 2 स्टेप में आयोनाइज होते थे, और ट्राईबेसिक 3 स्टेप में आयोनाइज होंगे। पहला स्टेप में एक हाइड्रोनियम आयन निकलेगा और H2PO4 निकलेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन आयन निकल के ये फॉर्म हुआ। फिर इसी से और एक हाइड्रोजन आयन निकल के ये फॉर्म हुआ है। फिर इससे ये वाला हाइड्रोजन आयन निकल के ये फॉर्म हुआ है, इस तरीके से। तो अब बात आता है कि इसमें एसिड कौन कौन से टाइप के बनेंगे। इसमें 2 डिफरेंट एसिडिक सॉल्ट और एक नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 2 डिफरेंट एसिडिक सॉल्ट और एक नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में क्या होगा, तीनों का तीनों जो हाइड्रोजन है वो आयोनाइज हो जाएंगे, तो उनको नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे। जैसे कि ये क्या है, ये एसिडिक सॉल्ट है। अब इसमें से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, तब फॉर्म होगा Na2H, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो उसकी जगह कुछ तो आना चाहिए, तो सोडियम आएगा, तो Na2HPO4। ये भी एक एसिडिक सॉल्ट बना, तो ये भी एक एसिडिक सॉल्ट हुआ, ये भी एक एसिडिक सॉल्ट हुआ। तो पर दोनों डिफरेंट है, एक में एक सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, और इसमें 2 सोडियम 1 हाइड्रोजन है। उसके बाद फिर ये वापस से आयोनाइज होगा तो क्या फॉर्म होगा, Na3PO4। ये होगा नॉर्मल सॉल्ट। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एसिडिक सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट पे, इसीलिए हम इतना फोकस करके बता रहे हैं। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसका बेसिसिटी 4 होता है, मतलब टेट्रा बेसिक का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो सिलिसिलिक एसिड H4SiO4, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ना, ये हम लोग को फार्मूला पे बेस्ड नहीं है। वो जो फार्मूला हम लोग लिखे थे ना कि एक ऑक्सीजन को माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होता, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हमेशा होता है, इसीलिए केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे सिलिसिक एसिड जो है वो ध्यान में रखना है कि इसका बेसिसिटी 4 होता है। ये कुछ भी हम लोग का अभी जो स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े थे, इसका स्ट्रक्चर ही अलग होता है। ये SI, इसमें डबल बॉन्ड के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, इसमें सब इस तरीके का फॉर्म में होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसीलिए ये इसमें इसका बेसिसिटी 4 होता है। तो इसको हम लोग अलग से याद रखेंगे सिलिसिक एसिड को। अब हम लोग थोड़ा अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड means the amount of acid present in a definite amount of its aqueous solution। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर में एक्वस सॉल्यूशन है, इस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट कितना है वो होता है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर एसिड बहुत कम है, लेस देन 30% है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कंसंट्रेटेड नहीं है। अगर बहुत कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कंसंट्रेटेड नहीं है, मतलब 30% जैसा नहीं बोल सकते। 30% हम लोग दूसरा चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, 30% हम लोग स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए ये समझ लो कि कंसंट्रेटेड मतलब कि एसिड अगर कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब कि एसिड का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है। एसिड अगर डाइल्यूटेड है मतलब कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, देखते हैं क्या बोला है। एन एसिड विच कंटेन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और नो वाटर इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है या फिर वाटर होता ही नहीं है, ठीक। अब उसी के कॉन्ट्रास्ट में डाइल्यूट एसिड क्या होगा, जिसमें विच कंटेन्स फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन इट्स ओन मास। जो एसिड है, एसिड से बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर होगा तो वो डाइल्यूट एसिड होगा। तो अच्छा, अब दिमाग में ये आ सकता है कि जो एसिड कंसनट्रेटेड होता है वो हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है और जो डाइल्यूटेड होता है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि जो कंसनट्रेटेड होता है वो हार्मफुल होता है और जो डाइल्यूटेड होता है वो हार्मफुल नहीं होता है। हार्मफुल है या नहीं है वो उसका स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। अब हम लोग पढ़े हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, जो ऑलमोस्ट आयोनाइज हो जाए,
और वीक एसिड क्या होता है? जो आयनाइज ना हो, तो उसके बारे में भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है, इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड पोर एसिड इनटू वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स एंड स्टेयर कंटिन्यूसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। कैसा? देखो, हम लोग ये 2 बीकर हैं, इस बीकर में पहले से एसिड प्रेजेंट है और इस बीकर में पहले से वाटर प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसमें एसिड डालेंगे। ये हो गया केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 हम लोग जिसमें धीरे धीरे वाटर डालेंगे। तो जो केस नंबर 1 है उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है बहुत बड़ा, और केस नंबर एक मिनट, ये वाला जो है जिसमें हम लोग एसिड में वाटर डाल रहे हैं उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, और जिसमें हम लोग वाटर में एसिड डाल रहे हैं उसमें एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। वाटर इज़ नॉट एडेड टू एसिड एज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, and in this process so much heat is produced that splashing of acid solution may occur. Also the container may break which can be fatal to the person. मतलब समझ रहे हो कितना डेंजरस है। अब हम लोग ज़रा इमेजिन करो, हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, इमेजिन करो एक बीकर है जिसमें पहले से एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग उसमें धीरे धीरे वाटर डाल रहे हैं, तो अब ये जो रिएक्शन होने वाला है वाटर और एसिड का, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? इसमें बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट निकलेगा, और एंडोथर्मिक मतलब हीट देना पड़ता है। तो ये एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट निकलेगा, रिलीज़ होगा हीट। अब जैसे ही हीट रिलीज़ होगा तो क्या होगा कि एसिड जो है वो उछल सकता है। अब आप उस पर पानी डाल रहे हो और एसिड उछल जाए तो फिर पूरा चेहरा जल सकता है, या फिर पूरा का पूरा जो कंटेनर है वही टूट सकता है। और पूरा का पूरा कंटेनर अगर टूट जाएगा तो वो कहाँ कहाँ बॉडी में आके छिटकेगा, उसका कांच का कंटेनर कहाँ कहाँ हिट करेगा, तो ये हम लोग के लिए फेटल भी हो सकता है, मतलब डेथ भी कॉज कर सकता है। अब वही अगर हम लोग वाटर लेते हैं, अब दूसरा केस इमेजिन करो, दूसरा केस इमेजिन करो कि अब वाटर का बीकर है, उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एसिड डाल रहे हैं, तो फिर रिएक्शन होगा, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे आता है ट्विस्ट, वाटर क्या करेगा? जो हीट है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर तो इस काम में तेज़ है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है वैसे ही कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक। अब आता है यहाँ पे बात कि कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ के बारे में। नोट में लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड सिंपली टेल्स अस द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड एंड नॉट एट ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। इसका मतलब कि कंसंट्रेशन जो है हम लोग को सिर्फ ये बताता है कि कितना एसिड प्रेजेंट है और कितना वाटर प्रेजेंट है। अगर हम लोग बोलेंगे हाईली कंसंट्रेटेड है, मतलब कि पानी कम है, एसिड ज़्यादा है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। Strength of an acid is the measure of the concentration of hydronium ion it produces in its aqueous solution. तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है कि जो एसिड अपना एक्वस सोल्यूशन में कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसका स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे HCl में कितना इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा आयोनाइज होके H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि HCl जो है, HCl का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब क्या? ये खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, डाइल्यूट HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोग भले पानी बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, उसमें थोड़ा सा HCl डाल रखे हैं, फिर भी
उसको हम लोग डाइल्यूट HCl तो बोलेंगे, लेकिन उसको हम लोग वीक एसिड नहीं बोल सकते। वो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है, वो वीक नहीं होगा। अब हाईली कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, लेकिन उसका अगर हम लोग हाई कंसनट्रेशन भी ले लें तो भी डाइल्यूट HCl जो होता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब देखो इसका मतलब आराम से समझने की कोशिश करो। एक बीकर है A, इसमें है डाइल्यूट HCl मतलब कि HCl कम है, पानी ज़्यादा है। दूसरा बीकर है B, जिसमें है कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड है B में। अब जो HCl होता है ये है, इसका स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा, HCl का स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा, और कंसनट्रेटेड मतलब कि एसिटिक एसिड का स्ट्रेंथ होता है कम। अब अगर हम लोग का बॉडी में ये पड़ जाए बीकर A, तो ये जो HCl है ये इसका प्रॉपर्टी ही है स्ट्रॉन्ग का, ये थोड़ा सा भी रहेगा तो भी हार्मफुल हो सकता है हम लोग के लिए। जबकि कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड पूरा का पूरा एसिटिक एसिड ही है, फिर भी ये हम लोग को उतना हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब कितना हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है, और अगर सिंपली कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो कितना वाटर प्रेजेंट है, कितना एसिड प्रेजेंट है, इस बारे में बात हो रहा है। अब ज़रा हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। तो यहाँ पे हम लोग को फिल इन द ब्लैंक करना है। द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज़, अब यहाँ पे एसिटिक एसिड लिख दिया। अब इसका मतलब हम लोग को फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है कि टेट्राबेसिक है। अब एसिटिक एसिड का हम ज़रा फॉर्मूला लिखते हैं, CH3COOH। अब याद आ गया होगा कि ये इसका बेसिसिटी कितना होता है, 1। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैचिंग है। मैचिंग में अभी ये सब हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है एसिड सॉल्ट। जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, एसिड सॉल्ट बन रहा है कि नॉर्मल सॉल्ट बन रहा है। तो अब इसमें से हम लोग को पहचानना है कि एसिड सॉल्ट कौन सा हो सकता है। एसिड सॉल्ट में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इसमें से हाइड्रोजन किस में है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में। समझ गए कैसे पहचानना है? तो इसका आंसर होगा ये। अब ये प्रीमियम कोर्स है जो मैंने लॉन्च किया है, इसमें जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री का मैं टेस्ट सीरीज़ एक शुरू कर रही हूँ, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उनका डिटेल्ड डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन होगा गूगल मीट पे। अगर किसी कारण किसी का तबीयत ख़राब होता है तो वो मैं प्राइवेट वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगा, जो लोग इन कोर्स में होंगे उनको वो प्राइवेट वीडियो भी एक्सेसिबल होगा, वो उन प्राइवेट वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, कैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। तो अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ जानना है कोर्स के बारे में तो आप anjaliaras@gmail.com पे भी जाके अपना क्वेरी डाल सकते हो, या फिर ये जो नंबर नीचे दिख रहा है उस पर भी कॉल करके अपना क्वेरी पूछ सकते हो। पर ट्राई करो इस नंबर पे कॉल करने का शाम 6 से 7 के बीच में, क्योंकि उसके अलावा मैं कॉल रिसीव कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, डिपेंड करता है। पर 6 से 7 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं क्लोज़ करते हैं। बाय।